तो हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि बिहार बोर्ड ने भी मॉडल क्वेश्चन कोड जारी किया है। तो वही मॉडल क्वेश्चन हम आपके सामने लेके आए हैं और भाई उसी मॉडल क्वेश्चन के सारे ऑब्जेक्टिव को हम तुरंत डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो भाई चलिए देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। भाई वही है, जानते हो ना, इस बार ऑब्जेक्टिव तो हमको 35 बनाना होता है लेकिन 70 क्वेश्चन दिया जाएगा। वही लिखा है, निम्नलिखित प्रश्न संख्या 1 से 70 तक के प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें एक सही है, यानी 4 ऑप्शन एक सही है। इसके द्वारा बहु OMR उत्तर पत्रक पर दिए गए वृत्त को प्रगाढ़ कर चिन्हित करें, यानी OMR सीट को भर देना है। ठीक है, बहु 70 क्वेश्चन है, बस 35 का ही आंसर चाहिए। वैसे सारा क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक भाई, क्वेश्चन क्या है भाई? क्वेश्चन यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है भाई, देखो फर्स्ट क्वेश्चन है बाबू, आवेशित समतल चालक। वो समतल चालक है, चादर नहीं है। चादर रहता ना, आवेश का चादर, तो आंसर बदल जाता है। तनी देख लो, आवेश का अगर चादर रहता ना, समतल चादर रहता, तो हम पता है भाई, तीसर का एप्लीकेशन गॉस थ्योरम का, आवेश के चादर के नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? नज़दीक में इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन 0 ना जी, आवेश के चादर के कारण। लेकिन भाई चादरवा ना पूछ रहा है, आवेशित समतल चादर नहीं पूछ रहा है, चालक का पूछ रहा है। तो गॉस थ्योरम का चौथा एप्लीकेशन लगेगा, मालूम है ना? तो बाबू, आवेशित समतल आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है। बाबू ये एक चालक है, ये चालक है, और ये चालक बाबू समतल चालक है। समतल मतलब यहाँ पे उसका सतह कैसा है? प्लेन है। और बाबू ये आवेशित समतल चालक है। ठीक है, देख ही रहे हो, यह एक आवेशित, बाबू ये आवेशित चालक है, समतल चालक है। इसके सतह के, इस सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो याद रखना, किसी भी चालक, बाबू किसी भी चालक के पास में, सतह के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, गॉस थ्योरम से निकलता है कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर होगा बाबू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। याद रहेगा ना? तो याद रखिएगा, चालक के सतह के पास में यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, जहाँ सिग्मा क्या है बाबू? सिग्मा यहाँ पे क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व, चालक के सतह पर क्षेत्रफलीय आवेश घनत्व है। तो भाई, आवेशित समतल चालक के नज़दीक विद्युत क्षेत्र होता है, विद्युत क्षेत्र ई बराबर होता है बाबू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। राइट ऑप्शन इज ए। बहुत अच्छा। चलो भाई, सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं, लगे हाथ। और वो सेकंड क्वेश्चन कहता है कि विद्युत क्षेत्र ई, वही विद्युत तीव्रता भी कहते हैं ई को, विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी, ई और भी में कौन सा संबंध है? बाबू हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, विद्युत तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। ई और भी में संबंध क्या है? ई और भी में संबंध है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। तो बाबू विद्युत क्षेत्र ई और विद्युत विभव भी में संबंध है ई बराबर माइनस डी वी बाई डी आर। राइट ऑप्शन ए दिख ही रहा है। ठीक है भाई, चलिए 2 नंबर भी कंप्लीट, बाबू 2 नंबर का ए हो जाएगा। देखिए अब 3 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं भाई, सब कोई ध्यान देगा। 3 नंबर क्वेश्चन, भाई 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता क्या होगी? विद्युतीय धारिता। बाबू हम लोग को ये ये क्वेश्चन बनाने के लिए हमको एक फार्मूला चाहिए, आपको पता होना चाहिए किसी गोले की। बाबू कोई गोला है, किसी भी गोले की त्रिज्या अगर आर हो, किसी गोले की त्रिज्या आर हो, तो इस गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है? गोले की धारिता यानी गोले का कैपेसिटेंस सी होता है 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। ठीक है, कह रहा है 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले, बाबू इसकी त्रिज्या दे दी है, आर दिया है, रेडियस दिया है 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोलीय चालक की धारिता। बाबू गोलीय चालक की धारिता सी क्या होती है? गोलीय चालक की धारिता सी बराबर 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर। अब बोलिए 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है? इस 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 1/9 गुणे 10 के पावर -9। 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान बाबू 1/9 गुणे 10 के पावर -9 इंटू आर। कह रहा है कि 9 किलोमीटर है त्रिज्या,
तो 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर मतलब 1000 से गुणा कर दें, हो जाएगा ना। 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 गुणा 10 कर -9, और त्रिज्या आर कितना है भाई, 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर। 9 से 9 कट जाएगा भाई, 1000 बचेगा, 1000 मतलब 10 कर 3 और -9, तो इसकी धारिता हो जाएगी 10⁻⁶ फैराड, यानी 1 माइक्रो फैराड। तो बाबू इस वाले में आपको बस यही जानना था कि गोले की धारिता का सूत्र क्या होता है। क्वेश्चन यही ना है अभी, 9 किलोमीटर त्रिज्या वाले गोले की धारिता निकालें। बाबू ये गोला दिया है, इस गोले की त्रिज्या कितनी है, 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर। 9 किलोमीटर गोले की त्रिज्या है, तो धारिता, बाबू धारिता का सूत्र होता है गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन 0 r। तो 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान 1/9 गुणा 10 कर -9, और त्रिज्या है 9 किलोमीटर मतलब 9000 मीटर। 9000 मीटर, 9 से कट गया, 1000 हो जाएगा, तो 1 माइक्रोफैराड। राइट ऑप्शन 1 माइक्रोफैराड, राइट ऑप्शन ए। भाई हो गया, तो 3 नंबर तो हम लोग कर ही लिए। 4 नंबर देखिए, और 4 नंबर कह रहा है समानांतर पट्टी का मतलब प्लेट, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता क्या होती है। बाबू एप्सिलॉन आर भी दिया है ना जी, इसका ध्यान रखिएगा। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बाबू हम लोग जानते हैं समानांतर प्लेट संधारित्र में बाबू 2 प्लेट होते हैं, एक प्लेट पर प्लस चार्ज होता है ना जी, और संधारित्र के दूसरे प्लेट पर माइनस चार्ज होता है। समझिए बाबू, ये समानांतर प्लेट संधारित्र, समानांतर प्लेट संधारित्र में आपको 2 प्लेट होते हैं। समानांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एगो प्लस प्लेट होता है संधारित्र में, संधारित्र में 2 प्लेट होते हैं, एगो प्लस और एगो माइनस। और बाबू संधारित्र में जो माइनस प्लेट होता है उसका अर्थिंग कर दिया जाता है। ये समानांतर प्लेट संधारित्र, इसके प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए है और प्लेटों के बीच की दूरी डी है। एक समानांतर प्लेट संधारित्र है, प्लेट का एरिया ए है, प्लेटों के बीच की दूरी डी है। बाबू अगर दोनों प्लेटों के बीच में कोई माध्यम हो, जैसे तेल हो, पानी हो, किरासन तेल, कुछ भी हो, कोई माध्यम जिसका आपेक्षिक विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, तो बाबू इस संधारित्र की, इस समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी, यानी कैपेसिटेंस सी पर होता है एप्सिलॉन ए बाई डी। सी बरो एप्सिलॉन ए बाई डी। और एप्सिलॉन, एप्सिलॉन को क्या लिखते हैं बाबू, एप्सिलॉन को लिखते हैं एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाई डी। तो याद रखिएगा बाबू, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता सी क्या होती है, सी बरो निर्वात रहता है प्लेटों के बीच, तो एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, और माध्यम में तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाई डी। एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाई डी, राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन ये है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बाबू समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है एप्सिलॉन 0 ए बाई डी, कब, जब निर्वात हो प्लेटों के बीच, तब माध्यम हो तो एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए बाई डी, राइट ऑप्शन ए। बाबू देखो जी, क्वेश्चन कहता है कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी है, कौन सा संबंध सही है। वैसे जान लो बाबू, ये तो वोल्ट मीटर है, तुमको पता होना चाहिए आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है, और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, वोल्ट मीटर का ये प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, बहुत 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 ज़्यादा होता है। किसकी अपेक्षा, गैल्वेनोमीटर की अपेक्षा। तो वो हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी कम होगा और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध जी है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध भी है, तो बाबू जानवे करते हैं कि वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा होता है, तो जी कम होगा और भी ज़्यादा होगा। तो जहाँ पे भी बहुत ज़्यादा हो वो सही ऑप्शन है, भी इज ग्रेटर देन जी। गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध भी जो होता है वो, सॉरी, वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो गैल्वेनोमीटर से बहुत ज़्यादा होता है, राइट ऑप्शन ए। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है जी, 6 नंबर आइए भाई। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है। यानी बाबू व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा, व्यवहारिक ढांचा मतलब उसका यूज कहाँ होता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज
मीटर ब्रिज में होता है, क्योंकि मीटर ब्रिज जानते हो, मीटर ब्रिज पढ़ोगे तो मीटर ब्रिज में जो काम किया जाता है वो सब व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही आधारित होता है। तो व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहारिक ढांचा निम्नलिखित में कौन है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज कहाँ होता है बाबू, व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज होता है मीटर ब्रिज में, न कि विभवमापी, न वोल्ट मीटर, न गैल्वेनोमीटर। राइट ऑप्शन सी। देखो भाई 7 नंबर क्वेश्चन कहता है जी, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध यानी प्रतिरोधकता रो, विशिष्ट प्रतिरोध को ही बाबू प्रतिरोधकता कहते हैं रो। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध रो निर्भर करता है बाबू, तार के लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, एरिया पर निर्भर नहीं करता है, तार के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। प्रतिरोधकता जो होती है वो सिर्फ पदार्थ के नेचर पर, तुरंत हम पढ़ाए हुए थे बाबू आप लोग को 2 4 5 दिन पहले जब करंट पढ़ रहा था आदमी। तो एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध बाबू, विशिष्ट प्रतिरोध मटेरियल का गुण है, पदार्थ के नेचर पर निर्भर करता है, ठीक है। राइट ऑप्शन डी। 8 नंबर देखिए, किरचॉफ का बिंदु नियम, बिंदु नियम यानी पॉइंट लॉ, और बिंदु नियम को जंक्शन नियम भी कहते हैं, और किरचॉफ का बिंदु नियम फर्स्ट लॉ है। किरचॉफ का दो गो लॉ है, किरचॉफ के बाबू दो ठो नियम है। पहला नियम को बिंदु नियम कहते हैं, और किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, किसी जंक्शन पर जितनी धारा बह के आती है उतनी ही धारा जंक्शन से दूर निकल जाती है। टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, डेट इज I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5। यही किरचॉफ का बिंदु नियम। और किरचॉफ का बिंदु नियम क्या कहता है, किसी पॉइंट पर जितना करंट बह के आता है उतना ही करंट वहां से बह के निकल जाता है। यानी करंट बह के आता है मतलब आवेश, जितना आवेश बाबू यहाँ पे आएगा, जितना आवेश किसी पॉइंट पर आता है उतना ही निकल जाता है। यानी आवेश यहाँ पे इकट्ठा नहीं होता है, यानी ये आवेश संरक्षण नियम पर चलता है ना जी। किरचॉफ के बिंदु नियम, किरचॉफ का बिंदु नियम बाबू, कौन सी भौतिक राशि संरक्षित रहती है, आवेश, क्योंकि किसी पॉइंट पर जितना आवेश बाबू आता है बह के उतना निकल जाता है, तो कौन सी भौतिक राशि, किरचॉफ के बिंदु नियम में बाबू आवेश कांस्टेंट रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक। राइट ऑप्शन बी। अब देखो भाई, अब भी तुम्हारा क्वेश्चन है 9 नंबर, कहता है जी कि धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति, बाबू कोई चालक तार है, आपको पता है ना, किसी तार से अगर करंट बहे, ये बाबू धारावाही चालक तार है, एक धारावाही चालक तार है जिससे करंट बह रहा है आई। अच्छा, धारावाही तार से अगर करंट बहता है, कभी भी किसी तार से करंट बहेगा तो तार के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे बाबू, तार से अगर करंट बहेगा तो तार के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे वो फ्री इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, ये समरूप गति नहीं करते, जब गति करते हैं तो बाबू ये टकराते हुए गति करते हैं, ये एक समान चाल से फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं गति करते हैं। तो चालक के अंदर बाबू, चालक के अंदर जब करंट बहता है, जब चालक के अंदर करंट बहता है तो इलेक्ट्रॉन की गति बाबू, इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग से चलते हैं, और अनुगमन वेग से जब चलते हैं तो लगातार टकराते हुए चलते हैं, टकराते हैं, उनका वेग अनुगमन वेग से बढ़ता भी है और फिर टकराने के बाद से उनका वेग जीरो भी हो जाता है, अनुगमन वाला वेग जीरो हो जाता है। तो धारावाही चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति समरूप तो कभी होती नहीं है, क्योंकि लगातार टकराते रहते हैं, त्वरित लगातार उनका वेग बढ़ता ही नहीं जाता है, तब तो दिक्कत हो जाएगा। एक रूप औसत गलत, अवमंदित, अवमंदित मतलब लगातार फ्री इलेक्ट्रॉन चालक के अंदर जब धारा बहती है तो लगातार बहते हैं, तो टकराते हुए बहते हैं, तो उनकी गति बाबू टक्कर के कारण अवमंदित होती है, डैम्प्ड होती है, डी एक्सलरेटेड होती है, ठीक है। राइट ऑप्शन डी। बाबू 10 नंबर देखो भाई, ये तो देखते देखते हो गया। कह रहा है जी 10 नंबर, विद्युत परिपथ की शक्ति क्या है बाबू, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पावर पी बराबर होता है वोल्टेज का स्क्वायर बाई रेसिस्टेंस। बाबू किसी भी उपकरण द्वारा खर्च होने वाली शक्ति, किसी उपकरण का पावर पी होता है V² बाई आर, वोल्टेज का स्क्वायर बटा उसका रेसिस्टेंस।
तो किसी विद्युत परिपथ की शक्ति क्या होती है बाबू? परिपथ की शक्ति होती है P बराबर V स्क्वायर बाई आर। बहुत बार आया वो क्वेश्चन है। राइट ऑप्शन सी। ओके, देखो यार 11 नंबर क्वेश्चन है भाई। चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील, बाबू चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए निम्नलिखित कौन सा सही है? आपको पता है ना, कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र बी में चले, बाबू ये चुंबकीय क्षेत्र बी है, चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई भी आवेश चलता है भी वेलोसिटी से ना जी, चुंबकीय क्षेत्र बी में कोई आवेश अगर चलता है बाबू कोई आवेश, तो इस आवेश पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है। कौन सा फोर्स? इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है एफ, मैग्नेटिक। और आपको पता होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का मान होता है क्यू भी बी साइन थीटा, होता है ना भाई। हाथ दे ले, इसको पढ़ाए हैं, ज़्यादा दिन नहीं हुआ बाबू। कोई भी आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से चले, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी साइन थीटा होता है। और ये मैग्नेटिक फोर्स को बाबू वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो एफ मैग्नेटिक वेक्टर बराबर क्यू इंटू वेक्टर भी क्रॉस वेक्टर बी। देखे हुए हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील आवेश पर बल के लिए, और बल के लिए निम्नलिखित में कौन सा सही है? वो चुंबकीय बल जो होता है मैग्नेटिक फोर्स क्यू भी साइन थीटा होता है, क्यू भी साइन थीटा, उसको वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, तो क्यू भी क्रॉस बी। तो मैग्नेटिक फोर्स एफ बराबर क्यू भी क्रॉस बी, इट्स राइट ऑप्शन बी। चलो भाई इसी लगले देख लो 12 नंबर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वो चुंबकीय फ्लक्स का, जैसे आपने विद्युत फ्लक्स पढ़ा है उसी तरह वो अपने चुंबकीय फ्लक्स भी पढ़ा है। चुंबकीय फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं और चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और ये चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक है। तो चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू? वेबर। ओके, आगे में ऑप्शन दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है, ठीक। यही देख लीजिए, द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। बाबू मैग्नेटिक फ्लक्स यानी चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट क्या होता है? एम्पियर नहीं, एम्पियर तो धारा, धारा का यूनिट है। फैराड नहीं होता है, धारिता का यूनिट है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का। मैग्नेटिक फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है बाबू? ऐसा ही मात्रक वेबर। राइट ऑप्शन डी। ओके, बहुत अच्छा बाबू। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, 13 वाला क्वेश्चन बढ़िया है बाबू। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए एक अलग तरह का मेथड चाहिए। अब इसमें शॉर्टकट बस याद करने वाला मेथड, इट नॉट द रियल मेथड। रियल मेथड अगर जाओगे तो थोड़ा सा टेक्निकल है, विच विल कंज्यूम टाइम, बट हम आपको टाइम नहीं देंगे, आपको बस हम साधारण तरीके से बता देंगे ताकि आप इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो बना लो, ठीक। और वो जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, बाबू शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर को कहते हैं कॉस फाई। याद रखिएगा, पावर फैक्टर कॉस फाई, हमको कॉस फाई निकालना पड़ता है पावर फैक्टर। बाबू जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो तो उसका शक्ति गुणांक है यानी पावर फैक्टर है, तो वो पावर फैक्टर यानी कॉस फाई होता है। देखो जी, कभी भी तुमको एक चीज याद रखना है, कभी भी प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध को आर कहते हैं और वो हमेशा एक्स अक्ष की दिशा में खींचा जाएगा, ठीक है। बाबू केवल प्रतिरोध हो तो प्रतिरोध को आर कहेंगे और उसको एक्स अक्ष में खींचेंगे। अगर प्रतिरोध के अलावा बाबू प्रेरक हो तो प्रेरक को हम ऊपर खींचते हैं, और संधारित्र हो तो नीचे खींचते हैं। कितना खींचते हैं वो बताएंगे बाबू। प्रेरक हो तो ओमेगा एल लेते हैं, संधारित्र हो तो 1/ओमेगा c लेते हैं, ठीक है। आगे हम बताएंगे ये क्या है। बोलो, प्रतिरोध रहता है तो प्रतिरोध को बाबू हम एक्स अक्ष की दिशा में खींचते हैं, सीधे इधर एक्स अक्ष में, और प्रतिरोध आर लेते हैं बाबू। प्रेरक कुंडली हो, कोई कॉयल हो तो प्रेरक कॉयल को बाबू ऊपर की ओर लेते हैं और ओमेगा एल उसको मानते हैं, और संधारित्र हो तो उसका 1/ओमेगा c मानते हैं नीचे की ओर। बस ये याद रखिएगा। तो हमारा नहाई है हमारा खाली प्रतिरोध है बाबू। जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो, सिर्फ आर हो, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध हो तो ये सिर्फ आर है बाबू। ऊपर में कुछ है कि नहीं है? कुछ भी नहीं है, सिर्फ आर है। तो ये जो ऊपर वाला जो वैल्यू है बाबू ये कितना है? 0 है, ठीक है।
ओमेगा एल नहीं है, ऊपर मान लो या नीचे मान लो, कुछ मान लो, कोनो दिक्कत नहीं है। जब है ये नहीं करे क्या दिक्कत वो है, लेकिन मानना पड़ेगा तभी काम चलेगा, तभी तो त्रिभुज बनेगा। हमारा काम है बाबू हमें त्रिभुज बनाना। टेंशन मत लीजिएगा, टेंशन लीजिएगा गड़बड़ा जाइएगा एकदम। बोलिए एकदम आसानी से। करे जी, जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध है उसका शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर, पावर फैक्टर मतलब होता है बाबू कॉस फाई। तो बोलो, सिर्फ प्रतिरोध है तो प्रतिरोध आर को ले लिए बाबू, और प्रतिरोध आर को ले लिए एक अक्ष में, सिर्फ प्रतिरोध है, ऊपर क्या है, ऊपर कुछ नहीं, जीरो है, तो ये आर कर दिए बाबू, ये वाला जीरो कर दिए, ये वाला जीरो कर दिए। तो कर्ण निकालें, ये बाबू आर है और ये जीरो है, तो कर्ण ये वाला होगा। कर्ण भी क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण हो जाएगा अगर देखा जाए तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर यानी जीरो का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, इस कर्ण का मान होगा बाबू रूट अंडर जीरो का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, मतलब कर्ण भी हो जाएगा आर। बहुत अच्छा। और बाबू यहाँ पे जो कोण होता है ना, यही फाई होता है, और यहीं से तुम पावर फैक्टर निकाल सकते हो। तो बाबू जिस परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध आर होगा और कुछ भी नहीं होगा, ये कुछ नहीं होगा, तो उसका पावर फैक्टर फाई, पावर फैक्टर कॉस फाई, कॉस फाई बराबर होता है भाई, कॉस फाई होता है आधार बटा कर्ण, कॉस फाई बराबर आधार बटा कर्ण। तो बाबू आधार कितना है, आधार देखो तो आधार यहाँ पे आर है, और भाई कर्ण कितना है, आर है, आर बटा आर मतलब वन, डैट मीन पावर फैक्टर वन। बाबू तुमको तो खाली ईगो का निकालना दिखा है ना, हम बाद में तुमको सब चीज़ बता देंगे कि किसका किस तरह निकलेगा, कोई भी सर्किट हो। चलिए, तो जिस परिपथ में बाबू कह रहा है पावर फैक्टर ऑफ ए सर्किट हैविंग रेसिस्टेंस ओनली, जिसमें केवल रेसिस्टेंस हो, उसका पावर फैक्टर क्या होगा, वन। भाई देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान, बाबू मूल वर्ग माध्यमान मतलब आरएमएस वैल्यू, आई आर एम एस होता है। प्रत्यावर्ती धारा का मूल वर्ग माध्यमान मतलब आई आर एम एस क्या होता है, आई आर एम एस बराबर होता है बाबू आई नॉट बाई रूट टू, क्योंकि हमको पता है आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट जो होता है उसका सूत्र ही है आई नॉट बाई रूट टू। आई नॉट क्या है बाबू, शिखर मान बटा रूट दो, धारा का शिखर मान यानी मैक्सिमम मान बटा रूट दो, हई थोड़े है भाई, रूट दो नहीं है, धारा का शिखर मान बटा रूट दो, राइट ऑप्शन सी। ठीक है भाई, ठीक ही है बाबू। देखो जी, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई, एक चुंबक की चुंबकीय लंबाई एल मैग्नेटिक और ज्यामितीय लंबाई एल ज्योमेट्रिकल के बीच संबंध है। बाबू ये चुंबक है, चुंबक में जो पोल्स होते हैं नॉर्थ और साउथ, और वो चुंबक में जो पोल्स होते हैं ना नॉर्थ और साउथ, वो चुंबक के दोनों सिरों के अंदर होते हैं, और चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की जो दूरी होती है ना वो उसको कहते हैं बाबू मैग्नेटिक लेंथ। चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ। और बाबू चुंबक के दोनों किनारों के बीच की दूरी को चुंबकीय ज्यामितीय लंबाई कहते हैं, ज्योमेट्रिकल लेंथ। याद रखना, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, चुंबक के दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी को चुंबकीय लंबाई कहते हैं, मैग्नेटिक लेंथ कहते हैं, एल मैग्नेटिक, और ज्योमेट्रिकल लेंथ है एल ज्योमेट्रिकल। और याद रखिएगा बाबू कि ये जो मैग्नेटिक लेंथ होता है ना, मैग्नेटिक लेंथ एल मैग्नेटिक, वो ज्योमेट्रिकल लेंथ का बाबू 5/6 गुना होता है, यानी 84%। मैग्नेटिक लेंथ जो होता है वो छोटा होता है, ये 100% है, ये 100% है, तो बाबू मैग्नेटिक 84%, तो मैग्नेटिक लेंथ इज इक्वल टू 84% ऑफ ज्योमेट्रिकल लेंथ। 84% मतलब 5/6। तो किसी भी चुंबक का चुंबकीय लंबाई और ज्यामितीय लंबाई में संबंध है बाबू, जो मैग्नेटिक लेंथ होता है ना, मैग्नेटिक लेंथ, अच्छा मैग्नेटिक लेंथ क्या होता है, मैग्नेटिक लेंथ एम एल मैग्नेटिक जो होता है वो मैग्नेटिक वाला लेंथ एल मैग्नेटिक, ज्योमेट्रिकल लेंथ एल ज्योमेट्रिकल का वो 5/6 गुना होता है, और यहाँ से एल ज्योमेट्रिक निकालोगे तो 6/5 नहीं हो जाएगा, 6/5, तो एल ज्योमेट्रिक बराबर 6/5 एल मैग्नेटिक, 6/5 एल मैग्नेटिक, राइट ऑप्शन ए। ओके
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए भाई, कह रहा है यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा नमन कोण हो तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। बाबू तुम जान लो, अगर थोड़ा सा ध्यान देना चाहते हो तो ध्यान दो। बाबू ये होता है चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच, और बाबू ये होता है बी। ठीक है, तीर हटा देते हैं। बाबू पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का हॉरिजेंटल कंपोनेंट बी एच होता है, और ये पृथ्वी का नेट मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, और ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है बी वर्टिकल, और ये वाला होता है बाबू कोण, नमन कोण डेल्टा। ठीक है, तो कर है यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो और डेल्टा नमन कोण हो तो कौन सा संबंध सही है भाई। थोड़ा सा एक काम करते हैं, हम निकालते हैं। which of the following is correct for Earth's magnetic field if BH horizontal component of Earth's magnetic field and delta is the angle of dip। BH साइन पता नहीं क्या पूछ रहा है, गलत सलत कुछ भी पूछ दे रहा है। इसको कह देना चाहिए कि वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा। हमको वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में ही पूछना चाहिए, हमको लग रहा है। यदि बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक हो, ठीक है, बी एच पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक और डेल्टा बाबू नमन कोण है, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए, अच्छे सॉरी, तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए बाबू चुंबकीय, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बी है ना, बी के लिए कौन सा सही संबंध होगा, बी निकालना है बाबू। तो ए वाला त्रिभुजवा में हमारा अधरवा दिया है ना, अधरवा दिया है और कर्णवा दिया है, तो कॉस डेल्टा का होता है यार, कॉस डेल्टा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस डेल्टा बराबर आधार क्या है, बी एच बाई बी, आधार बटा कर्ण। कॉस डेल्टा बराबर बाबू बी एच बाई बी, तो तुम्हारा बी क्या होगा, बी बराबर हो जाएगा बी एच बाई कॉस डेल्टा, बी एच बाई कॉस डेल्टा। बी बराबर इधर गया तो बी एच बाई कॉस डेल्टा, बी एच बाई कॉस डेल्टा राइट ऑप्शन है। बहुत अच्छा यार, ध्यान से पढ़ो भाई, ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो फिर दिक्कत होगा। देखो जी 17 नंबर क्वेश्चन, चुंबकीय तीव्रता की इकाई है, चुंबकीय तीव्रता नहीं, चुंबकन तीव्रता बाबू, चुंबकन तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है बाबू एम बाई भी, चुंबकन तीव्रता आई बराबर होता है एम बाई भी। एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट 2QL होता था, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एम बराबर 2ML बटा भी। बाबू टू का कोई मात्रक नहीं होगा, एम है ध्रुव प्रबलता एम्पियर मीटर, और एल है लंबाई, लंबाई का मीटर, बटा वॉल्यूम है आयतन मीटर क्यू, कट जाएगा मीटर स्क्वायर से तो एम्पियर पर मीटर। ओके, तो बाबू एम्पियर पर मीटर। चुंबकन तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का ऐसा यूनिट है एम्पियर पर मीटर। चलो भाई अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबू थोड़ा सा ये वाला यहाँ देखो, क्या कहा था, चुंबकीय याम्योत्तर है, तो चुंबकीय याम्योत्तर क्या है देखो। कह रहा है बाबू चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो चुंबकीय याम्योत्तर एक बिंदु नहीं है, एक रेखा नहीं है, एक क्षैतिज तल नहीं है, एक ऊर्ध्वाधर तल है। ठीक है बाबू, चुंबकीय याम्योत्तर यानी मैग्नेटिक मेरिडियन इज, मैग्नेटिक मेरिडियन किसको कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर क्या है। बाबू तुमको पता होना चाहिए, हम बताए भी थे मैग्नेटिक मेरिडियन या चुंबकीय याम्योत्तर किसको कहते हैं। अगर हम बाबू एक चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दें, भाई अगर हम लोग किसी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक क्या करें, लटकाएं, तो ये चुंबक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आके रुकता है, उसका एक पोल नॉर्थ में और दूसरा पोल बाबू साउथ में।
ये चुंबक है, चुंबक को बाबू हमने लटकाया है, तो ये चुंबक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आकर के रुक गया है और स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए इस चुंबक के दोनों ध्रुवों से जो उदग्र तल गुजरता है, जो उदग्र तल जो गुजर रहा है ये वाला, ये उदग्र तल बाबू खड़ा तल, उसी को कहते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन, चुंबकीय यामी उत्तर। तो याद रखना चुंबकीय यामी उत्तर क्या है बाबू, स्वतंत्रता पूर्वक लटके हुए, स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में लटके हुए दोनों, सॉरी, स्वतंत्रता पूर्वक उत्तर दक्षिण दिशा में लटके हुए किसी चुंबक के दोनों ध्रुवों से गुजरने वाले उदग्र तल को, खड़े तल को बाबू मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं, एमएम कहते हैं। तो मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक बिंदु है, एक रेखा है, कि एक क्षैतिज तल है, कि एक उदग्र तल, एक ऊर्ध्वाधर तल है, खड़ा तल है। ओके, ए वर्टिकल प्लेन। ठीक है भाई, तो यहाँ 18 नंबर भी खत्म। बाबू देखो 19 नंबर क्वेश्चन कहता है सामान्य समायोजन में, यानी नॉर्मल एडजस्टमेंट में, सामान्य समायोजन में सरल सूक्ष्मदर्शी की, यानी सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होती है बाबू। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता होती है m बराबर d/f, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए बाबू, और LDDV के लिए 1+d/f होता है। तो हमको तो नॉर्मल सामान्य समायोजन के लिए पूछना है, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी के लिए नहीं पूछ रहा है। तो सामान्य समायोजन में बाबू सिंपल माइक्रोस्कोप की आवर्धन क्षमता क्या होती है, d/f। राइट ऑप्शन इज बी। बाबू अब थोड़ा देख लो, 20 नंबर कह रहा है जी इस सामान्य आँख के लेंस की फोकस दूरी क्या होती है। बाबू हमारा जो आँख होता है उसके लेंस की फोकस दूरी लगभग 21 mm होती है। 21 mm मतलब 20 mm, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर, ठीक है, 2 सेंटीमीटर, लगभग 2 सेंटीमीटर। एक्चुअली 21 से लेकर के 27 mm के बीच होता है हमारा नेत्र गोलक। हमारा आँख का जो गोलक का साइज होता है किसी का 21 से लेकर के बाबू 27 mm तक तो होता है, और नेत्र गोलक के अंदर जो नेत्र लेंस होता है उसका फोकस दूरी लगभग 2 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बी नंबर हो गया बाबू। 21 नंबर कह रहा है हीरे के लिए क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण IC हीरे के लिए 24 डिग्री 6 मिनट, यानी 24 डिग्री 24.41 डिग्री हो गया। हीरे के लिए क्रांतिक कोण 24 डिग्री 6 मिनट होता है, मिनट में ना, लेकिन डिग्री में 24.41 डिग्री। ओके भाई, अब देखिए 22 नंबर कहता है जी दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस होगा। बाबू दो ठो उत्तल लेंस संपर्क में रख दें, दो ठो उत्तल लेंस हम संपर्क में सटा के रखें, तो उनका तुल्य लेंस भी क्या होगा, तुल्य लेंस, समतुल्य लेंस भी बाबू उत्तल ही लेंस होगा, याद रहिएगा। ठीक है, दो संपर्कित उत्तल लेंसों का समतुल्य लेंस क्या होता है, उत्तल ही होता है। ओके, राइट ऑप्शन ये। बाबू देखो ना, प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशीय तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर बाबू ऑप्टिकल फाइबर काम करता है, TIR। ओके, TIR। प्रकाशीय तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर का मूल सिद्धांत क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्यों जी, ऑप्टिकल फाइबर में कोर जो होता है उस कोर के अंदर TIR की घटना होती है और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह तक जाता है। राइट ऑप्शन डी। तो देखो भाई 24 नंबर क्वेश्चन है सामान्य आंख के लिए, नॉर्मल आई के लिए बाबू, सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, हमें पता है ऑलरेडी बाबू। नॉर्मल आई के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब देखिए भाई कह रहा है इंद्रधनुष के निर्माण के लिए, इंद्रधनुष के निर्माण के लिए निम्नलिखित में कौन सी घटना सही है। और इंद्रधनुष का निर्माण किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण नहीं, विवर्तन के कारण, ध्रुवीकरण के कारण नहीं। इंद्रधनुष बाबू पानी के अंदर, पानी के छोटे छोटे बूंदे के अंदर बाबू सूर्य का प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, वर्ण विक्षेपण की क्रिया के कारण हमको इंद्रधनुष का निर्माण होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष के निर्माण के लिए कौन सी घटना सही है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, 7 रंगों में प्रकाश बढ़ता है, इसी के वजह से इंद्रधनुष का निर्माण होता है।
बाबू किस रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? बाबू अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है बैगनी रंग के लिए, ठीक है। किस रंग के प्रकाश के लिए जान जान लीजिए, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी मटेरियल हो, किसी मटेरियल के लिए बैगनी रंग का अपवर्तनांक ज़्यादा होगा, ठीक है, और लाल रंग के लिए अपवर्तनांक कम होगा। ये हम निकाल सकते हैं बाबू, कुशी के समीकरण का भी यूज कर सकते हैं, उससे भी निकल सकता है, केवल उसी से नहीं निकलता है, उसका यूज करके निकलता है, ठीक है। वैसे याद रखिएगा, इट्स ए इम्पॉर्टेंट रिलेशन कि बाबू जैसे कांच का ही अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है ना, सबको जानता है कि कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है, लेकिन पीले रंग के लिए। लेकिन कांच का अपवर्तनांक ही बाबू बैगनी रंग के लिए ज़्यादा होता है, 1.5 से ज़्यादा होता है, और लाल रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक 1.5 से कम होता है। कांच का अपवर्तनांक अलग अलग रंगों के लिए अलग अलग होता है, बैगनी रंग के लिए सबसे ज़्यादा होता है और लाल रंग के लिए सबसे कम। किस रंग के लिए कांच का अपवर्तनांक अधिक होता है? द राइट ऑप्शन बी, बैगनी। भाई 27 नंबर देखो, कह रहा है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर। बाबू विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर कितना होता है? 2n+1 λ/2, ठीक है। बाबू याद रखना चाहिए, विनाशी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर होता है वो λ/2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए, और ऑड मल्टीपुल कब होगा? 2n तो इवन है, इवन में एगो जोड़ दो तो ऑड। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए बाबू पथांतर जो होना चाहिए λ/2 का ऑड मल्टीपुल होना चाहिए, याद रखिएगा। और रचनात्मक व्यतिकरण के लिए इवन मल्टीपुल होना चाहिए, ठीक है। राइट ऑप्शन बी, ओके। अब भाई देखो, भाई 28 नंबर देखिए, कहता है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति किस घटना से पुष्टि होती है, मतलब उसकी, ठीक है। वो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है मतलब प्रकाश में जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन होता है, प्रकाश के चलने की दिशा के लंबवत होता है, लंबवत। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन या मैग्नेटिक फील्ड का वाइब्रेशन प्रकाश के चलने की दिशा सी से लंबवत होता है। तो ये कौन सी घटना है जो इसकी पुष्टि करता है? तो प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग, प्रकाश के ट्रांसवर्स नेचर को कौन सी घटना पुष्टि करता है बाबू? तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, ध्रुवीकरण। बाबू ध्रुवण जो होता है, ध्रुवीकरण नहीं ध्रुवण, ध्रुवण ऐसी घटना होता है जो बाबू बताता है एकदम क्लियरली, ध्रुवण शो करता है कि हाँ, अगर ध्रुवण हो रहा है तो प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग ही होगा। तो अनुप्रस्थ तरंग के नेचर को ध्रुवण की घटना से ही समझा जा सकता है। परावर्तन, व्यतिकरण, वर्ण विक्षेपण, ये सब ध्रुवण, ये वाला जो चीज़ है बाबू, ये घटनाएं जो होती हैं वो नेचर को शो नहीं करती हैं, बस ध्रुवण ही वो घटना है जिससे प्रकाश के अनुप्रस्थ नेचर का पता चलता है। ओके। अब देखिए भाई 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना। बाबू कोई तीखा कोर ले लो, किसी तीखे कोर पर जब कोई प्रकाश की किरण पड़ती है ना, तो वो कोर से टकरा के छाया के क्षेत्र में मुड़ जाती है, सामने नहीं जाती है। सामने और ऊपर ये कोई पर्दा है, ये कोई स्क्रीन है, पर्दा, ठीक है। जैसे ही हम लोग कोई कोई लाइट अगर बाबू, कोई लाइट अगर किसी तीखे किनारे से होके जाता है ना, कोई लाइट अगर बाबू तीखे किनारे से होके जाता है तो वो किनारों से टकरा करके वो सामने नहीं जाता है, अब सामने से अंदर घुस जाता है, अंदर अंदर पेनिट्रेट करके छाया के क्षेत्र में चला जाता है। और प्रकाश का किसी किनारे से टकरा करके छाया के क्षेत्र में मुड़कर चले जाने की घटना को कहते हैं प्रकाश का विवर्तन। तो याद रखना, अवरोध के किनारों से, इस अवरोध या तीखे किनारे, अवरोध के किनारों से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। 29 नंबर बाबू, विवर्तन। जान लो भाई। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चांदी का कार्यफलन होता है बाबू, कार्यफलन किसको कहते हैं, वर्क फंक्शन किसको कहते हैं? धातु के सतह पर से, धातु के अंदर से नहीं जी, धातु के सतह पर से किसी इलेक्ट्रॉन को, धातु के सतह पर से किसी इलेक्ट्रॉन को बस आकर्षण सीमा तक बाहर निकालने में कम से कम जितनी एनर्जी लगेगी उसी को वर्क फंक्शन कहते हैं। और चांदी यानी एजी के लिए वर्क फंक्शन कितना होता है, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन को निकालने में कितनी कम से कम एनर्जी चाहिए? तो चांदी के लिए वर्क फंक्शन होता है 5 नॉट 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, याद रखना चाहिए।
तो बाबू चांदी का कार्यफलन क्या है? 4.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, अब देखिए भाई 31 देख लीजिए, 31 नंबर कह रहा है बाबू प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक एच कहते हैं ना जी। प्लांक नियतांक का मान होता है 6.625 या 6.626 गुणा 10⁻⁻34, 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो ये तो बाबू याद करने पर है, वो और कोई बात नहीं है। प्लांक नियतांक एच का मान हम लोग देखे थे 6.625 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। तो 6.625 नहीं दिया है, 6.626 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। कोई दिक्कत नहीं है, राइट ऑप्शन सी। बाबू अब देखो, कहता है जी फोटोन का, इस फोटोन का गतिक द्रव्यमान, फोटोन का मास कितना होता है बाबू, समझिएगा। कह रहा है फोटोन का गतिक द्रव्यमान, फोटोन का मूविंग मास क्या होता है बाबू। फोटोन के लिए अगर लिखें तो फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर भी होती है, फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर भी होती है, और फोटोन की एनर्जी ई बराबर एच सी बाई लैम्डा भी होती है। फोटोन की एनर्जी ई बराबर एम सी स्क्वायर भी होती है, एच सी बाई लैम्डा भी होती है, और यहीं से आप दोनों को इक्वेट करो, इसको इसको इक्वेट करो तो एम सी स्क्वायर बराबर एच सी बाई लैम्डा, तो सी से सी कट जाएगा, तो फोटोन का मूविंग मास एम बराबर क्या होगा, एम बराबर एच बाई सी लैम्डा। तो बाबू फोटोन का गतिक द्रव्यमान मूविंग मास होता है एच बाई सी लैम्डा, राइट ऑप्शन बी। ओके, अब देखिए 33 नंबर। बाबू 33 नंबर कहता है निम्नलिखित में कौन सी सीरीज पराबैंगनी परिसर में पड़ती है। बाबू आप हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े हो, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में 6 श्रेणियां पाई जाती है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पहली सीरीज है लाइमैन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, फुंड सीरीज और हम्फ्री सीरीज। आपको पता होना चाहिए भाई कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बाबू 6 श्रेणियां पाई जाती है, बस लाइमैन सीरीज जो होती है ना वो पराबैंगनी में, पराबैंगनी में पड़ती है। बाल्मर जो होती है बामर सीरीज, वो बाबू दृश्य क्षेत्र में पड़ती है, और बाकी पासन, ब्रैकेट, फुंड और हम्फ्री ये अवरक्त क्षेत्र में पड़ती है। इनकी एनर्जी कम होती है, और पराबैंगनी यानी लाइमन की एनर्जी ज़्यादा होती है, ये जो रेडिएशंस होते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सी श्रेणी पराबैंगनी परिसर में, पराबैंगनी में बस पड़ती है लाइमन, ठीक है, लाइमन सीरीज, राइट ऑप्शन ए। बाबू देखो रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन उपयुक्त नहीं है, कौन उपयुक्त नहीं है। बाबू रेडियो एक्टिविटी तो नाभिक से होने वाली घटना है। क्यों? रेडियो एक्टिविटी में बाबू भारी नाभिक टूटता है, और उससे अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के लिए कौन सी उपयुक्त नहीं है, मतलब कौन सा घटना बाबू ये सही नहीं है, इससे संबंधित नहीं है। तो ये तो है, होता है, ये तो होता है बाबू, रेडियो एक्टिविटी नाभिकीय घटना सही है, ये होता है। रेडियो एक्टिविटी बाबू अपने आप घटने वाली घटना है, प्राकृतिक घटना है, ये भी सही है। उपयुक्त है नहीं, उपयुक्त नहीं है, ये देखना है, ठीक है। और दो ऑप्शन तो बाबू सही है, मतलब ये होगा नहीं। अब देखिए परमाणविक घटना, ये गड़बड़ है। रेडियो एक्टिविटी बाबू स्वतः स्फूर्त घटना, स्पॉन्टेनियस फिनोमेना, अपने आप होने वाली घटना, बहुत बढ़िया। रेडियो एक्टिविटी भी तो अपने आप बहु अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है, स्वतः स्फूर्त घटना है, परमाणविक घटना नहीं है। ये नाभिकीय घटना, परमाणविक घटना नहीं है। तो कौन सी चीज बाबू उसमें सही नहीं है? तो रेडियो एक्टिविटी एक परमाणविक घटना नहीं है, तो राइट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा सी। वही कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर रेडियो एक्टिविटी, कौन सा चीज रेडियो एक्टिविटी के लिए एप्लीकेबल नहीं है? इट्स ए न्यूक्लियर फिनोमेना, 100% बाबू न्यूक्लियर फिनोमेना है रेडियो एक्टिविटी। नेचुरल फिनोमेना, प्राकृतिक घटना ये है, स्पॉन्टेनियस अपने आप होने वाली घटना है बाबू, लेकिन ये एटमिक फिनोमेना नहीं है। द राइट ऑप्शन, मतलब कौन सी घटना नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल, क्या एप्लीकेबल नहीं होता है बाबू, ये एटमिक फिनोमेना नहीं है। बोलो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है बाबू बीटा किरणें। बीटा किरणें क्या होती है? तीव्रगामी इलेक्ट्रॉन बाबू, बहुत तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन, तेजी से चलता हुआ, ये छोटका छोटका इलेक्ट्रॉन है, तेजी से चलता हुआ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो बीटा किरण होता है। ओके, तो तेजी से चलने वाला इलेक्ट्रॉन होता है बाबू बीटा किरण। ओके, तो भाई अभी 35 हुआ है, बाकी जो 35 है अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे कंप्लीट। ओके,
थैंक यू। जय हिंद।